तो एनआरसी को लेकर के हम लगातार जी सलाम पर तफसील से चर्चा कर रहे हैं। एनआरसी की मुखालफत अब शुरू हो गई है सियासी जमातों के जरिए। वजीर दाखिला ने साफ किया कि एनआरसी पूरे मुल्क में की जाएगी। फिरोज बख्श साहब हैं मेरे साथ, बड़े दानिश्वर हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। बख्श साहब, आप ब्रेक से पहले तमाम बातों को सुन रहे थे। लगातार मैं अपने कमेंट्स भी बता रहा हूँ जो हमारे नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं। आप एक बड़े वर्ग को किस तरह से खिताब करना चाहेंगे एनआरसी के हवाले से, और जो उनका कन्फ्यूज़न है उसको देखते हुए, और जो इस वक्त हुकूमत की सोच है, और एनआरसी और सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर के भी जो दोनों को जोड़ने की एक तरह से कोशिश है, और किसी न किसी रूप में लोग उसको जोड़ भी रहे, कैसे देखेंगे? बहुत अच्छा आपका सेंसिबल सवाल है। देखिए इमरान साहब, मैंने सबको सुना, और जहाँ तक एनआरसी का ताल्लुक है, देखिए आपका जो चैनल है ये माशाल्लाह से पूरा मिडल ईस्ट, यूएसए, कनाडा सब जगह देखा जाता है, और यूट्यूब पे तो पूरी दुनिया में चलता है। लिहाजा कोशिश हम भी यही करेंगे कि जो बात हो सेंसिबल हो और डरने डराने वाली कोई बात नहीं हो। देखिए एनआरसी का मैं छोटा सा, मुझे वक्त देंगे, मैं कोशिश यही करूँगा पूरी बात को समेटने की कम वक्त में। देखिए 1950 को हमारा जो है 26 जनवरी को कानून बना। 1951 से ही ये एनआरसी का जो है रजिस्टर बन गया था। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मोदी के राज में बनाया या बीजेपी के राज में बनाया। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ 1951 के बाद 1955 में। ठीक है, एक छोटा सा मैं वाकया बताना चाहूँगा कि मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, वो बांग्लादेश से आए थे यहाँ, और उन्होंने मतलब ये वाकया तकरीबन 25-30 साल हो गए इसको। वो बहुत कोशिश करी उन्होंने यहाँ का सिटीज़न बनने की। यूपी में वो रहते हैं, उनको जो है इजाज़त नहीं मिली। कहाँ कहाँ उन्होंने उस वक्त तो हमारी कोई पहुँच नहीं थी, और ना उन्होंने मिनिस्टरों के, कांग्रेस मिनिस्टरों के इधर उधर कोशिश की, लेकिन जेन्युइन इंडिया के सिटीज़न नहीं थे, उनको नहीं मिला जो सर्टिफिकेट है इंडिया में रहने का। खैर, कहने का मकसद ये है कि ये कोई बीजेपी के राज में ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को निकाला जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ऐसा खुदा ना खास्ता कुछ नहीं है। जो यहाँ रह रहा है रहता है, रहता रहेगा। और हुकूमत जो है अपने लॉ से, और लॉ और कंपैशन दोनों को मिला के इसमें काम करेगी। देखिए मैं एक बात बताऊं, कुछ इस तरह का भी परसेप्शन बनाया गया था। अब जैसे जिलानी ने तो बात कही थी कि अगर ये मोदी सरकार आएगी तो मुसलमानों का नाटका बंद हो जाएगा, रह नहीं सकते, मार दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, फला फला। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही आगे कुछ होगा। लेकिन ये जो एक मिनट ये जो ऑपोजिशन है ना, ऑपोजिशन में सारी पार्टी आपने सुना ना, कांग्रेस इसी बात को लेकर के सियासत कर रही है कि देखो अगर सिटीजन अमेंडमेंट बिल में मुसलमान नाम भी जोड़ देते तो तकलीफ क्या थी। मतलब हाँ, मैं जवाब देता हूं। आप जो बात कहना चाह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा या ऐसा माहौल बन जाएगा कि इस देश से एक वर्ग विशेष को निकाल बाहर करने की योजना है, जैसा कि परसेप्शन और डर बनाया गया है। तो कांग्रेस उस डर को अभी अपने बयानों से हवा दे रही है कि नहीं? हाँ, देखिए ये है, दे आर एक्चुअली फैनिंग द फायर वाली बात है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये देखिए कांग्रेस ही नहीं, सारी ममता को देख लीजिए, हर जो ऑपोजिशन पार्टी है वो इसका एडवांटेज लेना चाह रही है। लेकिन मैं जितने भी हमारे सुनने वाले हैं भाई, और जो समझते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ कोई तहरीक चलाई जा रही है, बिल्कुल गलत है। जो यहाँ का सिटीजन है यहीं का रहेगा, और हुकूमत ने कह दिया है, और होम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कह दी है कि जो जायज यहाँ रहने वाला है, जिसके पास मान लीजिए मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मुझे भी निकाला जाएगा। सुनिए, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। देखिए आप इतने परेशान मत होइए। देखिए राजनीति, देखिए आप राजनीति के मत करिए। कांग्रेस की जो राजनीति की दुकान थी वो बंद हो चुकी है। वो तरह तरह से मुद्दे पे आ रहा हूँ, तरह तरह से वो बातों को ढूंढते हैं। कभी वो एनआरसी पे आ जाते हैं, कभी 370 पे आ जाते हैं, कभी किसी पे आ जाते हैं। उनकी जो राजनीतिक दुकानें हैं वो बंद हो चुकी हैं। अब वो इन चीजों को लेकर अपने चाहते हैं कि हमारा वोट बैंक, उनका वोट बैंक दरक चुका है, सिरक चुका है। एनआरसी में कोई भी, सुनिए मेरी यार बात तो सुन लीजिए पहले, मैं बात को खत्म कर रहा हूं। देखिए आप थोड़ा सा, मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं, थोड़ा सा अदब और लिहाज रखिए। सुनिए, खत्म हो गई मेरी बात। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जेन्युइनली रह रहे हैं, चाहे वो कहीं के भी हों, कोई भी उनकी नेशनैलिटी हो। बिल्कुल सही कहा था वकील साहब ने भी, चड्डा साहब ने भी, और हमारे जो दोस्त हैं जिलानी ने, कि हिंदुस्तान में जो रह रहा है उसका ख्याल किया जाएगा। और एनआरसी में अगर जो भी होना है, जो लोग यहाँ के नहीं हैं और जो यहाँ की फजूल में फैसिलिटीज उठा रहे हैं,
वो यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन जो यहाँ का रहने वाला है, हिंदू मुस्लिम नहीं है यहाँ पे, हर चीज को जो है हिंदू मुस्लिम की निगाह से नहीं देखना चाहिए। जो भी यहाँ रह रहा है जेन्युइन है, रहेगा, और ऐसा कुछ नहीं हवा बना दिया इसका। चाहे वो ओवैसी क्या कह रहे हैं, सुना आपने? ओवैसी कह रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी लोग, ओवैसी क्या कह रहे हैं, दुनिया में कहीं भी लोग इस तरह की मुश्किलों और मुसीबतों से नहीं गुजरते जैसा कि 2014 के बाद लोगों को गुजारने की कोशिश। अरे ऐसी कोई मुश्किलें नहीं है। वो अपनी दुकान खोल रखी है ओवैसी ने, ठीक है। ओवैसी की दुकान भी बंद हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ओवैसी की और पर्सनल लॉ बोर्ड की और उनके जितने हवारी हैं सबकी दुकानें बंद कर दी हैं। बिलबिला रहे हैं ये लोग, क्योंकि अब इनको आगे कुछ मुद्दा मिल नहीं रहा है, और तो इन्होंने एनआरसी को पकड़ लिया। अब बड़ा अफसोस होता है भाई, आप डेवलपमेंट में मोदी जी का साथ दीजिए, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आप उल्टी बातें कर रहे हैं, ऐसे मुद्दों को लेकर चल रहे हैं जो मुद्दे हैं ही नहीं। आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। क्या ये बेहतर होता कि सारे रियासतों के वजीर दाखिला को बुला लिया जाता, उनसे भी थोड़ा चर्चा कर ली जाती कि हाँ हम इस तरह से कुछ करने जा रहे हैं, आप लोगों की क्या क्या राय है वो भी रख दीजिए। ममता बनर्जी क्यों बरहम है, आप उस पर विचार किया, ठीक है वो सियासत करेगी किसके लिए। देखिए ममता जी, मैं बता दूं इसलिए बरहम है ना कि उन्होंने जितने भी होता है। ओवैसी क्या कह रहे हैं, देखिए बांग्लादेश ओवैसी क्या कह रहे हैं कि आप लोग एक बार फिर लोगों को कतारों में लगाने की तैयारी में हैं, आप लोग एक बार फिर लोगों को, यासिर जिलानी साहब, कतारों में लगाने की तैयारी में हैं। ये ट्वीट है, मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों को अफसरों और बाबुओं के रहमो करम पर छोड़ने की तैयारी में है। आप लोग लोगों को एक बार फिर से 2016 की तरह तंग करने की तैयारी में। मुसलमान जितना इस राज्य में हिफाजत से है, महफूज है, तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के 70 साल राज्य में ऐसे रहा है। वो देखिए ओवैसी साहब जब भी बार बार बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, भारत के सिटीजन को साथ में जोड़ के अपनी बात को कहते हैं, और बहुत आईन की बार बार बात करते हैं, बैरिस्टर हैं। आज आपसे पहले एक डिबेट में बहुत अजीब बात उन्होंने कही कि जो मुसलमान हैं, SC ST हैं, उनके हक की बात नहीं की जा रही है। तो मेरा सवाल, क्योंकि ये एनआरसी से संदर्भ नहीं था, लेकिन मेरा सवाल उनसे था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मद्देनजर, मैंने उनसे पूछा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर अभी आज के डेट में 251 सदस्य हैं, 251 सदस्य में एक भी मुसलमान बता दें जो पासमानदा समाज से आता हो। उनके प्रवक्ता जो थे वो डिबेट छोड़ के चले गए। ये उनका देखिए एक काम है भारत के अंदर। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, जी। वो कह रहे हैं कि आप लोग फिर 2016 की तरह लोगों को परेशान करके कतारों में लगवाना, देखिए उनकी ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, लोगों को तंग करना चाहिए। देखिए उनका कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता जितनी मुश्किल यहाँ पर होगी। ओवैसी साहब की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है हैदराबाद, जिसको वो हमेशा से अपने टारगेट पे रखते हैं, वो उनको जीतना होता है, इसलिए वो उसी को एड्रेस करते हैं, उसी के मद्देनजर सारी बात करते हैं। जब वो उस इलाके में होते हैं तो आप देखिए कि कितने भड़के हुए होते हैं, गुस्से में होते हैं, तराना पान खिला के कभी बच्चे पैदा कराते थे 2016 में। ये उन्हीं का है। उन्माद फैलाने की अगर हिंदुस्तान में कोई सबसे ज्यादा बात और हरकत करता है तो ओवैसी साहब करते हैं। उनका जवाब आज सुनिए, बनर्जी तो कहती है आप लोगों से पैसे लेकर उनका जवाब अब देखिए, इनके आपस में 3 दिन से इनके आपस में मुनाफिकी चल रही है खतरनाक। अभी मुसलमानों को कह रही है कि अभी हमारे ओवैसी बीजेपी से पैसे लेकर के तुम्हारे बीच आएंगे, तुम्हारे अपने हैं, वो तो ये भी कह रही है। ओवैसी साहब को आज उनका जवाब कहां से, पहले ये बताइए। आज उनका जवाब, जहां ओवैसी साहब इलेक्शन में, चुनाव में खड़े होते हैं, वहां आप देखेंगे गौर से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। अब ये तो आपको समझना है, देखिए देश की जनता समझ समझना है। अगर आप कह रहे हैं देश की जनता, कांग्रेस कह रही है, ये देश की जनता इस चीज को समझ रही है कि खाद पानी ओवैसी को कहां से मिलता है। और मैंने आपको जो इमरान साहब मेरे से सवाल किया था, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। खूब जानते हैं ओवैसी साहब का जवाब आज हमारे जानता है कि जब भी पोलराइजेशन की बात हमारे अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने बहुत शानदार तरीके से दिया। क्या शानदार? उन्होंने कहा कि नफरत मत फैलाइए, भारत अमन चैन चाहता है, भारत की समरसता, समानता। सुनिए, जो हमारी जो विरासत है ना, हमारी जो विरासत है वो सांझी विरासत। पहली बात तो हमारी हो रहे हैं हम लोग मूल मुद्दे पे आते हैं। इम्तियाज साहब, कोई नफरत फैल रही क्या? देखिए नफरत फैलने जो लफ्ज है उस लफ्ज पे थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। नफरत फैलाना मकसद नहीं है। मुझे लगता है कि हुकूमत भी संजीदा होगी। ये चीज सामने आई है जरूर कि हम जो लोग अगर एनआरसी में दस्तावेज नहीं भी मिलता है
उस पर भी हम गौर करेंगे और हुकूमत को गौर करना चाहिए। नफरत मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये किसी खास तबके का कहीं भी नाम न लिया जाए, इसका ख्याल रखा जाए। अगर आप 10 लोगों का नाम ले रहे हैं तो हम उससे अलग नहीं है, हमें भी उसमें शामिल किया जाए। हम इसी मुल्क के हैं और बहुत वफादार हैं इस मुल्क इमरान साहब, मैं इस पे बोलूंगा। मैं देखिए हमारे वजीर आजम की आपको बात बता दूं, वो छल में छेद करने की बात कहते हैं। वो सेंट्रल हॉल से जब आते हैं, अरे सुनिए तो सही, पहले बात सुनिए। सेंट्रल हॉल से जब एड्रेस करते हैं भारत को तो सबसे पहले मुसलमानों का नाम लेते हैं। हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री, हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री 5 करोड़ छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की बात करते हैं। बताइए आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार जिसने ये बात कही हो? आप नफरत फैला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है जो सबका साथ, सबका विकास और विश्वास की बात होती है, जो एतमाद की बात होती है, जो इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात होती है। जिन्हें मालूम नहीं सिर्फ नफरत की बात, इसीलिए सिमटते हुए जिलानी साहब सुनिए, मिल्लत के लोग सुनिए ना, मिल्लत के लोग देख रहे हैं हाँ, और मिल्लत के लोग जानना चाह सच्चाई जाननी रहे हैं। चाहिए। हाँ तो सुनिए ना आराम से। मैं संजय जी नहीं बोल रहा हूँ, चिल्ला नहीं संजय जी, रहा हूँ। आप अपनी बात रखिए और जो रखना है रखिए। संजय जी ज्यादा आप इंटरफेयर मत करिए, मैं एंकर के साथ संजय ऐसा जी नहीं है। ठीक है ऐसा नहीं है। आराम से सर, आराम से। संजय जी ये बताइए, आप हुकूमत को संजय लीड जी कर रहे हैं। हाँ तो लीड कर रहे हैं तो आप समझने की ठीक है, ठीक है, नहीं समझ रहे तो बैठे रहिए शांति। जिलानी साहब ठीक है, मोहम्मद इम्तियाज साहब ठीक है। जिला संजय जी ये बताइए कि सैयद नासिर जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने ये सवाल किया कि कोलकाता में वजीर दाखिला ने जिन धर्मों के लोगों के नाम लिए थे उनमें मुसलमान क्यों नहीं शामिल है सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर के। एग्जैक्टली सवाल यही है। ये सैयद नासिर ने सवाल किया था जिस पर कि वजीर दाखिला ने जवाब दिया और यही बताया कि पूरे मुल्क में एनआरसी होगा। तो मेरे देखने वालों को, आप तो वकील हैं, जानकार हैं, तो ये मुझे बता दीजिए कि आखिर सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट बिल ने, क्योंकि कहीं ना कहीं बाद में जाकर के एनआरसी में रुके हुए अन्य तबकों के लोगों को मुसलमानों से अलग सिटीजन अमेंडमेंट बिल में जो तरमीम होने वाली है उसका जो 6 साल करने जा रही है बीजेपी, अभी इस पर तरमीम होने वाली है। जो यहाँ 6 साल से रह रहे हैं वो हिंदुस्तान के शहरी हो जाएंगे, अन्य धर्मों के लोग मुसलमानों को छोड़कर सीधा फायदा मिलेगा। तो वो उनका सवाल था जिस पर वजीर दाखिला ने पूरा जवाब दिया। मुझे आप इसके हवाले से बता दीजिए कि ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं क्या, सिटीजन अमेंडमेंट बिल और एनआरसी, यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे का आगे चल करके ये कहीं ना कहीं एक दूसरे का मुतबादिल बनेंगे क्या? देखिए, मुतबादिल इसलिए बनने का लगता है क्योंकि इस पर्टिकुलर सिटीजन अमेंडमेंट बिल में अगर मुस्लिम्स का नाम नहीं है, जैसा कि हमने जो प्रपोज्ड है कि बाकी जो 6 साल से पहले के बाकी धर्मों के लोगों को हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे और उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। मैं यहाँ पे डॉक्टर इमरान एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो बहुत 2 मिनट जरूर लगेंगे लेकिन बहुत बहुत अहम है। यहाँ पे अगर कोई इस तरीके का सिटीजनशिप बनता है, बिल बनता है, इस बिल को किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बिल को निश्चित तौर पे अगर इस तरीके का कोई जैसे मुस्लिम्स को इससे दूर किया जाता है तो इसको सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी झेलनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी व्यक्ति अगर इस लॉ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई है बात, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हम सेकुलर फैब्रिक है, हमारा एक मिनट मैं बता दूं, मैं बिल्कुल कानूनी बात कर रहा हूं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि अगर सेकुलरिज्म जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर उसको कोई हटाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे कानून को अल्ट्रा वायरस कर दिया जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रपोज्ड बिल में इस तरह की कोई बात होगी जो कि धर्म के आधार पे लोगों में मतभेद करती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी झेलनी पड़ेगी। और मुझे पूरा विश्वास है, कानून है ये, कि अगर इस तरीके का होगा तो वो इस तरीके का लॉ अल्ट्रा वायरस हो जाएगा और उसको बाहर कर दिया जाएगा। मैं फिर वही सर्टिकल क्वेश्चन में क्यों जाए, अगर क्यों कह रहे हैं? नहीं, अगर इसलिए क्योंकि लोग ही तो पूछना चाह रहे हैं, लोगों ने पूछा है बात, मैंने कहा इस फिरोज बख्श साहब, रूल ऑफ लॉ, फिरोज बख्श साहब ये बता दीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए। नहीं देखिए, ये ट्वीट आया है इमरान साहब, फिरोज बख्श साहब क्या बोल रहे हैं? भास्कर जी ब्रेक लेना है?
चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर फिरोज बख्श साहब के पास आ रहा हूँ। एक छोटा सा वक्फा हम यहाँ पर ले रहे हैं। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। मैं गुजारिश करूंगा मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से कि एक करके बोले, क्योंकि बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं आप लोगों को, आप लोगों से बहुत कुछ जानना समझना चाहते हैं इस पर हो रही राजनीति के बारे में भी और इसके बारे में भी। तो एनआरसी की मुखालफत सियासत ज़बरदस्त हो रही है और इसको लेकर के कन्फ्यूज़न भी क्रिएट कराने की या करने की कोशिश हो रही है। उस पर हम बात कर रहे हैं कि दूर होना चाहिए ये चीज़, और राजनीति तो उस पर होगी, उसके राजनीतिक पहलुओं को भी हम समझने की कोशिश करें। फिरोज बख्श साहब, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूँगा। सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो कि कहीं ना कहीं एनआरसी से जुड़ेगा बाद में आकर के, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा, उस एनआरसी के लोगों का फ़ायदा कुछ लोगों को सिटीजन अमेंडमेंट के ज़रिए मिल जाएगा। भले ही वज़ीर दाखिला या सरकार अभी कह रही कि दोनों अलग अलग, इनको अलग अलग देखिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या श्रीलंका में मुसलमान प्रताड़ित नहीं हैं जो इधर आ सकते हैं, या बर्मा से, म्यांमार से मुसलमान नहीं आ रहा प्रताड़ित होकर के, तो फिर उसको क्यों नहीं शामिल कर लेते? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका डॉक्टर इमरान साहब। मैं फिर रीइटरेट करूंगा अपना वही पॉइंट में पहले भी कहा था कि इससे डरने की हरगिज भी जरूरत नहीं है। पहली चीज तो बोल दीजिए ना कि हाँ, सिटीजन अमेंडमेंट बिल में मुसलमानों का नाम भी शामिल कर लिया जाएगा कभी। वो तो होगा ही। आप मेरे सवाल कुछ होता है और आप क्यों जो है चीजों को इधर उधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मेरी बड़ी गुजारिश है विनम्रता के साथ। इमरान साहब सुनिए, मुझे बात तो कहने दो। आपने दो सवाल मेरे ऊपर जो है चिपका दिए। आप सुनिए, पहले सवाल का जवाब देता हूं। आप कह रहे हैं जी मुसलमानों का नाम नहीं लिया, होम मिनिस्टर ने सारी चीजें, देखिए इस बात में कोई दम नहीं है। क्यों? क्योंकि होम मिनिस्टर भी प्राइम मिनिस्टर के तरह सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये हिंदू मुसलमान एनआरसी में सबके साथ इंसाफ किया जाएगा और मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर मुसलमान ऐसी कौम है कि जो अल्लाह से डरती है तो एनआरसी से क्यों डर रही है? बिल्कुल भी। रहते चले आए सदियों से, कर्नों से मुसलमान हिंदुस्तान में रहता चला है और बहुत इंपॉर्टेंट एक, मैं तो कह रहा हूँ सेकंड मेजॉरिटी है, मैं तो माइनॉरिटी भी नहीं मानता, मुसलमानों को रहते चले आएंगे। और जो जिसके पास सारे कागजात होंगे, हो सकता है देखिए कल को मेरे पास कागजात नहीं हो तो हो सकता है मुझे छोड़ के जाना पड़े, तो मुझे उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगी। लेकिन मेरे कहने का सवाल ये है कि हुकूमत किसी को भी इस तरह की परेशानी झेलने के लिए नहीं छोड़ेगी। पहली चीज, सबके अगर कागजात हैं बनने चाहिए। कैसे कैसे लोग यहाँ पे आके बस गए? क्या हिंदुस्तान ने सिंध से जो लोग आए हैं गैर मुस्लिम, उनको सुनिए, उनको नहीं दिया ठिकाना? क्या जो बांग्लादेश से आए, कहीं से भी आए, कहीं से भी हिंदुस्तान में जो आदमी थका हारा लुटा पिटा आता है, हिंदुस्तान ने उसको जगह दी है, ठीक है। और जो यहाँ रह रहे हैं, तो मेरे कहने का लुबे लुबाब आखिर में यही है, पता नहीं मुझे आगे बोलने का मौका मिले या नहीं मिले, इससे हरगिज डरने की जरूरत नहीं है। एक कानूनी चीज है और हमारे पास एक कानूनी मुशीर बैठे हैं, संजय के चड्डा। इन्होंने बहुत कायदे से शुरू में बात समझा दी, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता, कि हिंदुस्तान ने सभी को वेलकम किया है और बाहर से आने वालों को ले रहा है, तो यहाँ रहने वालों को क्यों बाहर भेजेगा? हाँ, कानून अपनी जगह है। कोई अगर गैर कानूनी तरीके से यहाँ रह रहा है, यहाँ की फैसिलिटीज को जो है उसका फायदा उठा रहा है, जो यहाँ रहने वाला है उसको जगह नहीं मिल रही, तो उसके खिलाफ तो एक्शन होगी। ये तो कहीं भी हर मुल्क में ऐसा होता है। अच्छा है कि बाहरी लोग घुसपैठिए चिन्हित हो जाएं फाइनली, तो उससे एक वर्ग विशेष पर भी इल्जाम हमेशा खत्म हो जाएगा कि यहाँ वहां से आकर के जो है बस गए हैं। ये तो एक अच्छी बात है ना। तो जो हिंदुस्तानी है उसको, वो किसी भी कौम का हो या मैं मिल्लत के लोगों की बात करूं, तो उनको क्या तकलीफ होनी चाहिए? नहीं, तकलीफ कुछ नहीं। देखिए, ये सच्चाई है कि मकसद बाहर के लोग हिंदुस्तान में लोग आ रहे हैं। वकील साहब ने एक बड़ी बात कही थी उस टाइम में कि बाहर के लोग जो आ रहे हैं, कानून के दायरे में अगर वो पैदा यहाँ हो जाता है तो उस पर गौर करने की चीज है कि वो, उसको हक है कि हम यहाँ रहें या बाहर रहें। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोग बाहर से नहीं, जो इस मुल्क में रह रहे हैं, असल उस मुल्क के लोगों में कोई खौफ पैदा नहीं हो। स्पेशल माइनॉरिटीज थोड़ा डरी हुई है, मुस्लिम माइनॉरिटीज जो है वो डरी हुई है। उसकी एक वाहिद वजह मुझे लगता है थोड़ा सा तालीम की कमी भी एक वजह है। बहुत उस हद तक नहीं पहुंच पाते हैं। हकीकत यह है कि दस्तावेजात इतने मौजूद हैं कि शायद एक भी मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है इस मुल्क में। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो आजाद मुल्क से पहले या आजाद मुल्क के बाद या जो एनआरसी की कैद होगी, उस कैद में मुझको यकीन है कि 100% मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो अपने दस्तावेजात पेश करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मुसलमानों को कुछ नहीं होने वाला है। जब हमने
सोनिया गांधी जैसी जो हैं उनको भी अपना लिया है, हमारी बहू हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, नहीं, तो फिर वो अब तो- यहाँ जो रहने वाले हैं वो तो उनको मैं हिंदुस्तान- समझता नहीं कोई ये ऑब्जेक्शन तर्क होगी। नहीं, ये तर्क तर्क नहीं है, ये मैं एक पॉलिटिकल कमेंट है मेरा। जब हमने उनको अपना लिया और उन जैसे बहुत से लोगों को अपना लिया तो मेरे ख्याल से मुसलमानों पे कोई हर्फ जांच नहीं आने वाली। देखिए डॉक्टर साहब, बात दरअसल ये अब आपको बुरी लग गई क्योंकि आप कांग्रेस बात से दरअसल ये है, ठीक है कि जितनी आसानी से बख्श साहब कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास पेपर नहीं होंगे तो कल हो के हमें भी हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया जाए, हम चले जाएंगे, जितनी आसानी, जितनी दरिया दिल से ये बात कह रहे हैं उतनी दरिया दिल से वो आदमी नहीं कहेगा जिसकी 3-3 पीढ़ियां यहीं पे पैदा हुई है और यहीं पे जिंदा रहा। तो ऐसा होने वाला नहीं है ना, मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ। मुझे पता है, आज की ये नया मैं भी यहाँ रहूंगा, जो मेरे दूसरे मुस्लिम भाई हैं वो भी यहीं रहेंगे, चाहे वो कहीं से भी आए हों। 1955 का ये बार जिस मुद्दे पे आप 51 और 2013 सुनिए, 2013 में भी इसमें अमेंडमेंट किया गया था, कांग्रेस की सरकार थी संजीव जी, तब तो आपकी सरकार थी। अरे यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सारे लोग बार-बार कह रहे हैं कि वकील साहब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन वकील साहब के बगल में बैठे हुए सरकार के नुमाइंदे तो हमें यहाँ मिला ही नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल विपरीत दिशा में बात कर रहे हैं। बेहतर तब हो जब वकील साहब की बात में सरकार के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हाँ में हाँ मिला और बोले कि आप सही बोल रहे हैं, वो बिल्कुल उल्टे दिशा में जा रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, हाँ मिला रहे हैं, सही बात तो कर रहे हैं। और दूसरी चीज नहीं, कहाँ मिला रहे हैं साहब, एक बार जोड़ दीजिए। हम लोग खास करके इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन्हें ये भरोसा मिले कि आपको तंग नहीं किया जाएगा, आप परेशान ना हो, आपके साथ देश की सरकार यही है, बिल्कुल तंग नहीं किया जाएगा। ये जो हम जो चाहते हैं ये सरकार इस बात के लिए मुसलमानों को हर चीज भी अब जिलानी साहब देखिए, जो लोग खौफ में हैं वो लोग खौफ में नहीं रहे, अपना स्टैंड क्लियर करें। और सब जगह जो एक नाम छांट के 4 नाम लेने की बात है, एक नाम और ऐड करने के अपने आप को खौफजदा हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। नहीं इलाज कैसे नहीं है जब आप नाम ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, संजीव जी, अहमद खान साहब लिख रहे हैं, यासिर जिलानी मैं साहब बता दूं, सुनिए, अहमद खान साहब लिख रहे हैं, मुसलमान वो कौम है जो सिवाय खुदा के किसी से खौफजदा नहीं होती, ना वो इस सरकार से खौफजदा है ना उससे पहले सरकारों से खौफजदा है। अल्लाह उसको रखने वाला है, आगे भी वो अल्लाह के भरोसे पे रहेगी, कानून के भरोसे पे रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। कोई मुसलमान यहाँ से जो गैर कानूनी है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, उसको ये देश छोड़ना पड़ेगा, गैर कानूनी। लेकिन फिर भी अभी भी मैं कहता हूँ, कंपैशन विल बी द वॉचवर्ड। मैं फिर भी कह रहा हूँ, सरकार जो काम करेगी, जल्दी बताइए, संजीव जी ने भी जो बात कही और एक अहमद खान साहब, सर इम्तियाज साहब एक एक करके सर इम्तियाज साहब, संजीव जी ने जो बात कही जिलानी साहब और एक अहमद खान साहब भी लिख रहे हैं कि सबका नाम लिया तो मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लिया। फिर वही सवाल है, और बीजेपी मुसलमानों का नाम न लेकर सियासत को चमका रही है। अगर आप इल्जाम लगाते हैं कि बाकी पार्टियां मुसलमानों को खौफजदा करके सियासत को चमका रही है, मैं सिटीजन अमेंडमेंट बिल की बात कर रहा हूं। ये बात ध्यान रखना, एनआरसी और सिटीजन अमेंडमेंट बिल अलग अलग है, लेकिन मौजूदा हुकूमत तो नहीं लेने के पीछे कारण क्या इरादा रखती है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, अगर आप चुप कराएं तो मैं बात इमरान साहब, मुसलमान यहाँ रह रहा है, इंशाल्लाह आराम से पीसफुली रहेगा, उसको कोई टच करने वाला नहीं है, अल्लाह उसको देख रहा है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपकी दुआएं हैं मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली है। एनआरसी से डरना छोड़ दे, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। जी साहब जवाब दीजिए जल्दी, आपको सवाल आया था। अब देखिए मैं आपके सवाल पे आता हूँ। सबसे पहले संजीव जी के भी हाँ सबको इसमें जवाब दे देता हूँ। आपने कहा कि श्रीलंका में जिन मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, वियतनाम में हो रहा है, तमाम आप मुल्कों का नाम ले रहे हो, तो इसका वर्मा चाइना जहां भी हो रहा है, इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि जो लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं, पूरे दुनिया को मालूम है कि अगर कहीं कोई सबसे शानदार मुल्क है इस वक्त तो वो हिंदुस्तान है, जिसकी बात हम लोग बार बार कहते हैं कि इस वजीर आजम ने इस मुल्क को इतना अच्छा पूरे अपने पिछले 7 साल के टेन्योर में कर दिया है कि दुनिया के हर देश में जो परेशान है वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आ जाइए। आपका मैं क्लियर मुद्दे पे हूं, कौशिक जी अभी बोलना मत बिल्कुल कुछ भी, मुद्दे पे आप सबकी जो चाहत है कि कौन आएंगे, कौन आ रहे, कैसे आ रहे, हमारा मुल्क इतना बड़ा है कि वो अपने दिल को खोल के खड़ा है, लेकिन आप
मेरा मुद्दा जो आप बार बार मेरे से सवाल कर रहे हैं कि हमने पहले ही बताया कि आईन ने जो ताकत दी, हम उनके साथ खड़े होंगे, हम उनके लिए केस लड़ेंगे, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन मैं फिर कहूंगा, अरे सुनिए तो सही, सुनिए, क्लियर कहता हूं कि जो लोग नाम नहीं लेंगे, चूंकि आपको जो लोग भारत के भूमि के नहीं है, जो भूमि पुत्र नहीं है, उनको 1 इंच भूमि नहीं देंगे, उनको 1 इंच भूमि नहीं देंगे, कोई परेशानी नहीं है। मैं आपके जो बुलबुल रवैये वाली राजनीति है ना कांग्रेस की, अब तक जिसने सिर्फ मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया और उनको बर्बाद कर दिया, उनको हाशिए पे लेके चले गए, उनको खेत फावड़े और पंचर लगाने से ऊपर नहीं बढ़ाया, एजुकेशन में 0 रखा, मैं उसको इंडोर्स नहीं करने जा रहा हूं। आप इमरान साहब जब मुझसे बोले, मुझसे बुलवाया करेंगे, इन्हें कहिए कि ये चुप हो जाए, मैं इनके बीच में बोलता नहीं, मैं इनके बीच में बोलता नहीं। मेरा मकसद है, देखिए मेरा मकसद है कि जो हमारी, बहुत संजीदा मुद्दा, मैं आपको बता दूं इमरान भाई कि कौन लोग डरा रहे हैं हिंदुस्तान में और किसको डर लग रहा है। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो खुश है, खुशहाल है, डर उनको लग रहा है। बदरुद्दीन अजमल डरा हुआ है, असदुद्दीन ओवैसी डरे हुए हैं और इस तरह, और ममता बनर्जी डरे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनकी राजनीति की दुकान बंद हो गई। आप भी राजनीति कर रहे हैं जिलानी साहब, आपकी सियासत आराम से, बस मैं संजय जी धारा से अलग नहीं है, बहुत संजीदा डिबेट है। एक सेकंड फिरोज जी, वक्त नहीं मेरे पास, मैं आपसे बात करता, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ संजय जी, चलते बता दीजिए कि जो लोग भी कह रहे हैं कि हम अपने स्टेट में नहीं होने देंगे, क्या ऐसा मुमकिन होता है कि जब पूरे देश में एक प्रक्रिया, एक अमल होगा तो सियासत के ही तय कोई कहना चाहता हो इसके लिहाज से भी कि हम नहीं होने देंगे, तो ये ऐसा मुमकिन है क्या कानूनी तौर पर? इमरान, सबसे बड़ी बात, जैसा आप कह रहे थे, 2 लाइनों में बताऊंगा, इस सवाल का भी जवाब दूंगा। ये बड़ा संजीदा इशू है और सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, लोग परेशान ना हो जाएं, ये बड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए, किसी को कुछ नहीं हो रहा है, ये बहुत बहुत क्लियर बात है। लीगल एक्सपर्ट के नाते आप बात करिए। मैं लीगल एक्सपर्ट के नाते बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना सर, उस पर जवाब ही नहीं आया, मैं कह रहा हूं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, मुझे अभी जवाब ही नहीं दिया। कोई भी अगर केंद्र सरकार, अगर आपके सवाल का जवाब यह है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके का कोई कानून बनाती है और तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स को उसको फॉलो करना पड़ेगा, बस एक चीज है कि उसकी स्क्रूटनी को आप कर सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये ठीक है, वैलिड है, सही रास्ते पे चल रहा है, कानून के हिसाब से है, तो कोई अपने आप में सरकार के, जो राज्य सरकार है, उसको रोक नहीं सकती। ये बड़ी स्पष्ट बात तो है। आप समझ कानूनी कि सर मेरे पास वक्त नहीं जिलानी साहब, मैं इस पर रोज बैठ रहा हूं। मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि अभी एनआरसी को लेकर हम चर्चा करते रहेंगे जी सलाम पर, वक्त पर, और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को बुलाते रहेंगे, इनसे आप बहुत सारी चीजें समझेंगे भी। बहुत अच्छी बहस भी हुई, बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आई, कमेंट्स आपके लगातार हैं, कुछ लोग नाराज भी हो रहे हैं। आप लोगों ने जिस तरह से हलचल मचा रखी थी थोड़ी देर के लिए सियासी बातों में, उसको लेकर के लोग नाराज भी हो रहे हैं, कहना हमें सुनना चाहते हैं और ये जो है लगे हुए। बहरहाल हम लोग बैठेंगे, जी सलाम आपका प्लेटफॉर्म है, हम लोग और बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।